हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का विज्ञान का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। तो उसमें ऑलरेडी हमने 8 पार्ट पब्लिश किया है, ये 9वां और लास्ट पार्ट है। इसमें हम बात करने वाले हैं एथेनोइक अम्ल के गुणधर्मों के बारे में। तो बहुत डिटेल में इसको देखा जाएगा, और अगर आपने पहला वाला वीडियोज़ नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से भी जाके देख सकते हो, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वहाँ से भी जाके देख सकते हो वीडियो को। देखो, यहाँ कह रहा है कि एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः हम एसिटिक अम्ल कहते हैं। तो ये आप नोट पॉइंट करके, अगर इस पर शॉर्ट नोट लिखने को आ जाता है कि राइट शॉर्ट नोट अबाउट एथेनोइक अम्ल, तो इसके बारे में आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि सबसे पहले एथेनोइक अम्ल को हम क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, और लास्ट में ओइक लगा हुआ है ना, यानी कि ये कार्बोक्सिल ग्रुप का ये हमारा जो यौगिक है। तो ये याद रखिएगा किस ग्रुप का है, किस समूह का है। तो कार्बोक्सिल ग्रुप प्रक्रियात्मक समूह का ये है। फंक्शनल ग्रुप जिसको कहते हैं उसको हिंदी में प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं। तथा यह कार्बोक्सिल अम्ल समूह से संबंधित है, यानी ये अम्ल है किस ग्रुप का, कार्बोक्सिल ग्रुप का। एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है ऑप्शनल में या फिर बहुविकल्पीय प्रश्न में, कहता है कि सिरका का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो एथेनोइक अम्ल को कहते हैं, और एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होगा आगे हम देखेंगे, और वैसे भी मैं पहले बता चुका हूँ इसके बारे में। एवं इसे अचार में परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जो अचार को लंबे टाइम तक हम यूज़ करते हैं ना, वो इसी कारण होता है कि उसमें एथेनोइक अम्ल मिलाया गया रहता है। कह रहा है कि शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है। 290 केल्विन कहने का मतलब है, अगर इसमें से 273 घटा दिया जाए तो करीब करीब आएगा आपका 17 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 17 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है। इसीलिए ठंडी जलवायु में, शीत के दिनों में ये जम जाता है। ठीक है, जब भी ठंडी आएगी ना, मतलब अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ, यहाँ मैं यूपी से अभी हूँ, तो यहाँ पे ये इस समय जम गया होगा। इस कारण इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। तो कभी कभार ऐसे भी कहा जा सकता है कि एथेनोइक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्यों कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका गलनांक 290 केल्विन होता है, जो कि ठंडी जलवायु में आसानी से शीत के दिनों में ये जम जाता है, इसीलिए इसका नाम ग्लेशियल एसिटिक अम्ल पड़ा है। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल था इसका। अब आगे देखते हैं। कार्बोक्सिल अम्ल कहा जाने वाला कार्बनिक यौगिक के समूह का अभिलक्षण इसकी अम्लीयता होती है। मतलब जितने भी कार्बोक्सिल समूह के जितने भी यौगिक होते हैं वो सब किस प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ये आपको याद रखना है। हालांकि खनिज अम्लों के विपरीत कार्बोक्सिल अम्ल दुर्बल अम्ल होता है। जैसे जो खनिजों से हमको अम्ल मिलता है उससे ये थोड़ा सा कमजोर होता है, यानी कि दुर्बल होता है। खनिज अम्ल जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl पूरी तरीके से आयनीकृत हो जाते हैं। जो खनिज वाले अम्ल हैं ना, ये पूरी तरीके से आयनीकृत हो जाते हैं, लेकिन जो कार्बोक्सिल समूह के अम्ल हैं ये पूरी तरीके से आयनीकृत नहीं होते हैं। चलो आगे दिया हुआ है कि लिटमस पत्र, ये क्रियाकलाप है 4.7। कह रहा है कि लिटमस पत्र एवं सार्वत्रिक सूचांक का उपयोग कर तनु एसिटिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के पीएच मान की तुलना करिए। तो ये तो बहुत ही ईजी है, जो कि हमने डिटेल में हमने पहले डिस्कस किया है चैप्टर नंबर 1 में। तो खैर इसको यहाँ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको मैं छोड़ देता हूँ। आगे चलते हैं। यहाँ कह रहा है क्रियाकलाप 4.8 कह रहा है कि एक परखनली में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे 1-1 ml एथेनॉल एवं ग्लेशियल एसिटिक अम्ल लीजिए। कम से कम 5 मिनट तक जल उष्मक में उसे गर्म करिए। अब इसे बीकर में उड़ेल दीजिए जिसमें 20 से 50 ml जल हो तथा उस मिश्रण को सूंघिए, कैसा आपको फील होगा। ठीक है, तो खैर ये चीज़ें मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि अगर आप स्कूल में आपके लैब है तो टीचर के प्रेजेंस में इस एक्सपेरिमेंट को आप कीजिए, और इस चीज़ को आप खुद एनालाइज करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलो आगे चलते हैं, क्योंकि मैंने लगभग सभी क्रियाकलापों को डिटेल में डिस्कस किया है, तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको खुद करके जानना चाहिए। देखो, करके जब सीखोगे ना तो वो चीज़ें आपको लंबे टाइम तक याद रहेंगी। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि एथेनोइक अम्ल की अभिक्रियाएँ, अगर एथेनोइक अम्ल को हम किसी अन्य के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं तो क्या क्या चीज़ें बनती है, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है एस्टरीकरण अभिक्रिया। देखो, ये जो अभिक्रियाएं हैं ना, जो नाम वाली अभिक्रियाएं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि एस्टर मुख्य रूप से अम्ल एवं एल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। जो एस्टर है ना, देखो इसके नाम में ही है एस्टरीकरण अभिक्रिया, यानी कि इस अभिक्रिया के बाद जो हमको यौगिक मिलेगा वो एस्टर होगा, इसीलिए इसका नाम है एस्टरीकरण।
ठीक है। अब एस्टर मिलता कैसे है, तो जब हम अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया, अम्ल एवं एल्कोहल की अभिक्रिया कराते हैं तो उससे जो नया यौगिक मिलता है उसको कहते हैं एस्टर, इसीलिए इस अभिक्रिया का नाम एस्टरीकरण है। एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। तो यहाँ हम एथेनोइक अम्ल ले रहे हैं, अम्ल के रूप में एथेनोइक ले रहे हैं, और हम एल्कोहल के रूप में एथेनॉल ले रहे हैं, ठीक है। तो दोनों में एथ है ना, एथ यानी कि 2 कार्बन होंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा है CH3COOS, तो 2 कार्बन है ना, इसीलिए इसको एथेनोइक अम्ल कहते हैं। और यहाँ पे 2 कार्बन है और लास्ट में ऑल है, तो ये एथेनॉल है। तो एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल इन दोनों को हमने अभिक्रिया कराया है, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप ये जो नया यौगिक मिला है इसको हम क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। इसका फार्मूला आप याद कर लो, CH3COOCH2, CH3COOCH2 और लास्ट में CH3, तो इसको हम कहते हैं एस्टर। और साथ ही साथ हमको क्या मिलता है, जल मिलता है। तो ये है एस्टरीकरण, और इसकी अभिक्रिया को अगर लिखने को कहेगा तो आप इजीली इसी रिएक्शन को लिख देना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। चलो नोट पॉइंट करके लिखना है। कह रहा है कि सामान्यतः एस्टर की गंध मृदु होती है। तो अगर एस्टर के बारे में लिखने को कह रहा है तो क्या लिखोगे आप, जो एस्टर होता है उसकी गंध मृदु होती है। इसका उपयोग इत्र बनाने वाले, स्वाद उत्पन्न करने वाले कारकों के रूप में किया जाता है। सोडियम हाइड्रॉक्साइड से अभिक्रिया द्वारा जो एक क्षार है, तो हम अभी एस्टर लिए थे, अभी सोडियम हाइड्रॉक्साइड के बारे में बात हो रही है, और सोडियम हाइड्रॉक्साइड है क्या, एक क्षार है। कह रहा है कि एस्टर पुनः एल्कोहल और कार्बोक्सिल अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। अगर वापस से हम एस्टर को सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो जो हमको नया विलयन मिलेगा उसमें एल्कोहल और कार्बोक्सिल अम्ल का सोडियम लवण होगा, मतलब सोडियम भी होगा लेकिन ये एल्कोहल और कार्बोक्सिल उसमें मिक्स होंगे, लवण बनाता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। तो हेडिंग आपको डालना था, साबुनीकरण क्या होता है। तो साबुनीकरण में आप लिखोगे, एस्टर को वापस से सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ अभिक्रिया द्वारा अगर पुनः एल्कोहल और कार्बोक्सिल अम्ल का सोडियम लवण अगर बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को हम साबुनीकरण कहते हैं। क्लियर है, आगे चलो। कह रहा है क्योंकि इससे साबुन तैयार किया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, साबुनीकरण। मतलब जो नया यौगिक मिलेगा ना, सोडियम का जो लवण होगा वो एक तरीके से साबुन की तरह काम होता है, उसका इस्तेमाल साबुन बनाने में किया जाता है। साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिल अम्लों, सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। मतलब ये जो हमको साबुन मिलेगा ना, ये एक लंबी श्रृंखला बनाएगा, मतलब कार्बन कार्बन बहुत ज़्यादा जुड़े होंगे, और ये कार्बोक्सिल अम्ल होगा, उसमें या तो सोडियम होगा या तो पोटेशियम होगा, और वो क्या होता है, ना अम्ल होता है ना क्षार होता है बल्कि लवण होता है। ठीक है, तो देख लो जैसे यहाँ पे लिखा गया है CH3COO-C2H5। अच्छा ये है क्या, यही एस्टर है, देखो यहाँ पे है CH3COO। अब इन दोनों को आपस में मिला दिया है, इसको C2H5 कह सकते हैं। तो ये हमारा एस्टर ही है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको किसके साथ मिलाया है, NaOH के साथ मिलाया है, यानी सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ मिलाया है। तो जो हमको मिला है वो C2H5OH और CH3COO Na। ठीक है, तो ये जो हमारा है ये मिक्सचर जो है ये वापस से हमारा लवण के रूप में मिल गया। ठीक, अब कह रहा है क्षार के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा। कह रहा है कि खनिज अम्ल की भांति जो एथेनोइक अम्ल है वो सोडियम हाइड्रॉक्साइड जैसे क्षार से अभिक्रिया करके लवण बनाता है। तो ये तो हमको एकदम स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो एथेनोइक अम्ल है वो अम्ल है और हम क्षार के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तो लवण ही तो बनाएगा और साथ ही साथ क्या बनेगा, जल बनेगा। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। तो हमने NaOH ले लिया और CH3COOH ले लिया। जब इन दोनों को आपस में रिएक्शन कराया तो CH3COONA बना, क्योंकि यहाँ से Na यहाँ आ जाएगा और यहाँ से H जो है वो OH के साथ मिलके H2O बना लेगा। ठीक है, तो ये हमारा लवण और ये हमारा जल हो गया। आगे लिखा हुआ है कि एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट से कैसी अभिक्रिया करता है, आइए जानने के लिए अभिक्रिया करते हैं। तो यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया गया है, क्रियाकलाप 4.9। देखो इसमें कह रहा है कि 4.9 अध्याय 2 के क्रियाकलाप 2.4 के अनुसार उपकरण तैयार करिए। तो खैर इसको भी मैं आपके लिए ही छोड़ता हूँ, क्योंकि इसको हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ लिया है पहले, कि अम्ल को अगर कार्बोनेट के साथ या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम, अब देखो यहाँ एथेनोइक की जगह आप अम्ल पे ध्यान दो, तो अम्ल को कार्बोनेट के साथ और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हमने वहाँ रिएक्शन बताया था। तो ईजिली इसको भी आप कर सकते हो, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और हर एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको छोड़ता हूँ और चैप्टर नंबर 2 को आप डिटेल में वहाँ पे देख लेना। आपको सीधे जाना है क्रियाकलाप 2.5 पे, वहाँ मैंने डिटेल में बताया था। चलो आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3। कह रहा है कि कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया।
तो खैर वही चीज़ें हैं, मतलब जो मैं छोड़ने को कह रहा था वो यहाँ पे दे दिया है। चलो यहीं देख लेते हैं। कह रहा है कि कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम एथेनोइक अम्ल के साथ कराएंगे तो क्या होगा। तो एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके पहले तो लवण बनाएगा, ठीक है, लवण बनाएगा और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, वहाँ भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि जब भी कोई अम्ल किसी कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ क्या बनाता है, जल बनाता है। इसकी अभिक्रिया क्या होगी, तो हमने यहाँ पे एथेनोइक अम्ल ले लिया है, इसको सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराया, तो यहाँ पे हमारा लवण बन गया, जल बन गया और CO2 गैस बन गया। ठीक है, तो ये अभिक्रिया आप याद कर लो। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2CH3COOH, यानी कि ये हमारा एथेनोइक अम्ल है। फिर Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है। CH3COON सोडियम एथेनोएट बन गया और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन गया। फिर यहाँ पे भी है हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट था ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है उसके साथ कार्बोनेट है, तो इसको पढ़ते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। पढ़ेंगे क्या, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसको पढ़ेंगे सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। और यहाँ पे हमारा सोडियम एसीटेट बन गया और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन गया। तो ये अभिक्रिया थी जब हम किसी भी एथेनोइक अम्ल का कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो ये दोनों अभिक्रिया आप लिख दोगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। चलो आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि प्रयोगशाला द्वारा आप एल्कोहल और कार्बोक्सिल अम्ल में कैसे अंतर कर सकते हैं। तो इसको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था जब एल्कोहल पढ़ा था, और कार्बोक्सिल अम्ल का तो खैर है ही भैया, लिटमस पेपर वाला आप देख लेना। अक्सीकारक क्या है, ये पूरा पॉइंट ही था, हमने ऊपर डिस्कस कर रखा है, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। आगे है साबुन और अपमार्जक, कि साबुन क्या है और अपमार्जक क्या है। ठीक है, उसके लिए क्रियाकलाप दिया हुआ है। कह रहा है कि 2 परखनली में 10-10 ml जल लीजिए, दोनों में एक एक बूंद तेल डालिए, उन्हें A और B नाम दीजिए। ठीक है, परखनली B में साबुन के घोल की कुछ बूंदें डालिए। पहले क्या करना है, 2 बीकर ले लेना है, इसमें 10-10 ml जल ले लेना है, फिर दोनों में एक एक बूंद तेल डालना है। फिर जो B वाला है ना, इसमें थोड़ा सा साबुन की कुछ घोल डालनी है। दोनों परखनलियों को समान समय तक जोर जोर से हिलाइए। क्या हिलाना बंद करने के बाद दोनों परखनली में आप तेल तथा जल की परतों को अलग अलग देख सकते हैं। कुछ देर बाद दोनों परखनलियों को स्थिर रखिए और फिर उस पर ध्यान दीजिए, क्या तेल की परत अलग हो जाती है, ऐसा किस परखनली में पहले होता है। तो ये सारी चीज़ें हमको क्रियाकलाप 4.10 में देखना है, उसके लिए यहाँ पे मैंने डिटेल में बताया। देखो कह रहा है कि परखनली ए का अवलोकन अगर करें तो जब जल और तेल की को परखनली ए में मिलाया जाता है और हिलाया जाता है तो दोनों अस्थायी रूप से मिलते हैं। मतलब ये अस्थायी नहीं होता है, ये अस्थायी होता है, थोड़ी देर बाद वो वापस अलग अलग हो सकते हैं। हिलाना बंद करने के कुछ समय बाद तेल और जल अलग अलग परतों में अलग हो जाएंगे। तो ये तो आपने घरों में भी एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा, या फिर आप नहाते समय अगर बाथरूम में तेल लेके जाते होगे तो आप देखते होगे दोनों लेयर अलग अलग हो जाती है। अगर जैसे कटोरी में अगर जो तेल रखा होता है पानी मिल जाता है तो वो अलग अलग दिखता है। कारण ऐसा ये है कि तेल और जल एक दूसरे में घुलनशील नहीं होते। ठीक है, तेल हल्का होने के कारण जल की सतह पर तैरने लगता है। फिर दूसरा कारण है कि जब जल और तेल है उसमें थोड़ा सा साबुन मिला दें तब क्या होगा। तो साबुन के गोल ये जो ड्रॉप्स हैं ना, वो परखनली बी में मिलाया जाता है और हिलाया जाता है तो तेल और जल बेहतर तरीके से मिल जाते हैं। हिलाना बंद करने के बाद से तेल और जल की परतें तुरंत अलग नहीं होती हैं, जबकि ऊपर वाले केस में क्या था, तुरंत अलग हो जाती हैं। ठीक है, कारण क्या है, साबुन एक इमल्सिफायर है के रूप में कार्य करता है। यह तेल की बूंदों को तोड़कर बहुत ही छोटी छोटी बूंदों में बदल देता है और उन्हें जल में स्थिर रूप से फैला देता है। ऐसा इसीलिए जब चूंकि फैल जाएगा तो वो वापस से बूंदों के रूप में नहीं आएगा, वो अलग दिखाई नहीं देगा। अब स्थिर रखने के बाद क्या होगा, अगर स्थिर रखने के बाद देखेंगे तो परखनली में कुछ समय बाद तेल और जल स्पष्ट रूप से परतों में बढ़ जाएगा। ठीक है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन परखनली बी में क्या होगा, तो साबुन के कारण तेल और जल के साथ एक प्रकार का स्थिर मिश्रण के रूप में तैयार होगा। ठीक है, तेल की परत आसानी से अलग नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि वो छोटी छोटी बूंदों के रूप में बदल गई होंगी, वो वापस इकट्ठा नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्रियाकलाप 4.10 का पूरा कारण। हालांकि ये जो निष्कर्ष है ना, इसी में से उसी चीज़ों को छांट के यहाँ लिखा हुआ है, तो उसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे कह रहा है कि इस क्रियाकलाप में सफाई से साबुन के प्रभाव का पता चलता है।
ठीक है। अधिकांश मैल तैलीय होते हैं। तो आप जानते हैं कि तेल पानी में अघुलनशील है। जो भी हम मैल जो अपने कपड़ों वगैरह में देखते हैं ना, वो तैलीय रूप में होते हैं, ठीक है। और चूंकि तेल क्या है, पानी में अघुलनशील है। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिल अम्लों के सोडियम या फिर पोटेशियम लवण होते हैं। ये हमने ऊपर डिस्कस किया है। साबुन क्या होते हैं, तो लंबी श्रृंखला वाले कार्बन होते हैं जो कि कार्बोक्सिल ग्रुप के होते हैं, और वो सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं, ठीक है। साबुन का आयनिक भाग, साबुन को जब हम जल में घोलेंगे तो वो आयनिक भाग में हो जाएगा। तो उसका जो आयनिक वाला भाग होता है और एक अनआयनिक होता है जो आयन के रूप में वो नहीं बदलता। तो जो आयनिक भाग होता है वो जल से, जबकि कार्बनिक भाग तेल से परस्पर क्रिया करता है। तो जो आयनिक भाग होगा किससे अभिक्रिया करेगा, जल के साथ। ये याद रख लो, जो साबुन का आयनिक भाग होगा वो जल से अभिक्रिया करेगा, और जो कार्बन श्रृंखला वाला होगा, जो यानी कि जो आयन के रूप में नहीं होगा, वो हमारा तेल के साथ अभिक्रिया करेगा। इस प्रकार साबुन के जो अणु हैं वो मिशेल की संरचना तैयार करते हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट मिशेल से भी पूछता है कि मिशेल क्या है, इसके आणविक संरचना को बनाइए। तो मिशेल आप तब करोगे कि जब साबुन को जब हम जल में घोलते हैं, ठीक है, जब जल में घोलते हैं तो साबुन आयंस के रूप में टूट जाता है। वो आयन वाला भाग जल से विक्रिया करता है, लेकिन जो उसमें मैल होगा, जो जल में मैल होगा या फिर जो कपड़ा हम लोग यूज़ करेंगे मैल वाला, उसमें से जो कार्बनिक वाला जो भाग होगा वो मैल या फिर जो तेल है हमारा उसके साथ अभिक्रिया करेगा। क्योंकि मैल भी क्या है, तैलीय रूप में है, इसीलिए मैल कहो या तेल कहो एक ही बात है, तेल के साथ अभिक्रिया करेगा। और जो नया स्ट्रक्चर तैयार होगा उसको ही क्या कहते हैं, मिशेल कहते हैं। जहां अणु का एक सिरा तेल कण की ओर तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर होते हैं, इसे पानी में इमल्सन बनता है, ठीक है। जब दूसरा सिरा जब बाहर की ओर होगा और एक सिरा जब तेल की ओर होगा तो वो जो नया स्ट्रक्चर बनेगा उसको क्या कहते हैं, इमल्सन कहते हैं। इस प्रकार साबुन का मिशेल मैल को पानी से बाहर निकालने में मदद करता है और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। तो ऐसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि साबुन से हम जो झाग तैयार करते हैं या फिर कपड़े धुलते हैं तो किस प्रकार से उसका मैल अलग होता है। तो ये जो हमने ऊपर से पूरा डिस्कस किया ना, इसी को आपको लिख देना है, मिशेल के रूप में हो जाता है। क्या आप मिशेल की संरचना बना सकते हैं जो साबुन को हाइड्रोकार्बन में घोल से बनता है। तो मिशेल का स्ट्रक्चर आप यहाँ देख सकते हो, ये है मिशेल। मिशेल का निर्माण देखो, हमने क्या किया है, ये पूरा सोडियम के जो लवण हैं कार्बोक्सिल अम्ल के, उसको हमने लिया है। जब इसको जल में हम घोलेंगे तो इसका आयन वाला भाग देखो बाहर हो गया, ठीक है। और जो हमारा कार्बनिक भाग है वो अंदर की तरफ है, और जो मैल होगा ना वो बीच में होगा। तो जो कार्बनिक भाग है वो अंदर की तरफ मैल की तरफ हो जाएगा, और जो आयनिक भाग है वो ऊपर की तरफ होगा, ये हमारा जल के साथ अभिक्रिया करने के लिए तैयार होगा। तो बेसिकली आपको ये स्ट्रक्चर बना देना है, सोडियम का है। और ये बनाने का मतलब है इसका एक एक कॉर्नर, ये जो कॉर्नर है ना ये कार्बन को दर्शाता है, ठीक है, क्योंकि ये कार्बन की लंबी श्रृंखला है। अब अगर मिशेल के बारे में आपसे क्वेश्चन आता है पेपर में, तो मिशेल के बारे में आप यहाँ से पूरी तरीके से देख सकते हो, उसके गुणधर्मों के बारे में देखो। कह रहा है कि साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। चूंकि साबुन के दो सिरे बनते हैं, पहला आयन वाला भाग और दूसरा कार्बनिक वाला भाग। तो जल में विलेय सिरे को हम जलरागी कहते हैं। कौन सा जल में विलेय होता है, जो आयंस वाले होते हैं ना, सोडियम या मैग्नीशियम के जो आयंस होते हैं वो हमारे जलरागी, मतलब जल के साथ अभिक्रिया करने के लिए रेडी होते हैं। तथा हाइड्रोकार्बन में विलेय दूसरा सिरा जल विरागी होते हैं। जो दूसरा कार्बन वाला सिरा होता है वो जल में नहीं घुलता, इसलिए उसको जल विरागी कहते हैं। जब साबुन जल की सतह पे होते हैं तब इनके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इनका आयनिक सिरा जल के अंदर होता है। जब हम जल को पानी में घोलते हैं ना तो साबुन अपने आप को इस तरह एडजस्ट करता है कि जो इसका आयनिक सिरा होता है वो जल के अंदर होता है। जल के अंदर होगा तो जल के साथ आसानी से रिएक्शन कर पाएगा, जल के अंदर होता है। जबकि हाइड्रोकार्बन पूंछ यानी कि जो दूसरा छिरा है वो जल के बाहर होता है। जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है, इससे इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना होता है। ऐसे अणुओं का एक बड़ा गुच्छा बनने के कारण जल में जल विरागी पूंछ, ठीक है, गुच्छे के तरह आंतरिक हिस्सों में होता है, जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। तो ये जैसे ही अंदर जाएगा ना, अंदर जाने के बाद से कुछ इस तरीके से व्यवस्थित कर लेगा, और इस तरीके से व्यवस्थित होने के कारण जहाँ ऑयल होगा इसका कार्बनिक भाग चला आता है, और जो आयन वाला भाग है वो बाहर चला आता है, किसके साथ रिएक्शन करने के लिए, जल के साथ रिएक्शन करने के लिए, ठीक है।
इस संरचना को हम क्या कहते हैं, मिशेल कहते हैं। मिशेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है, यानी कि जब कपड़ा साफ करने की बारी आती है तो ये जो मिशेल तैयार होता है यही क्या करता है, उसको साफ करने के लिए रेडी हो जाता है। क्योंकि तैलीय मैल मिशेल के केंद्र में एकत्रित हो जाते हैं, मिशेल विलयन में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं तथा आयन विकर्ण के कारण वे अवक्षेपित नहीं होते। मतलब कि ये आयन आयन कोलाइड, ये कोलाइडल विलयन बना लेते हैं। और कोलाइडल विलयन का कारण है कि जो आयन आयन है ना, वो एक दूसरे को अलग नहीं कर पाता, इसलिए वो बरकरार रहता है और जिससे कि अवक्षेपण पैदा नहीं होता। इस प्रकार मिशेल में तैरते मैल आसानी से हटाए जा सकते हैं। साबुन के मिशेल प्रकाश में प्रकटित कर सकते हैं, प्रकाश को प्रकटित कर सकते हैं। यही कारण है कि साबुन का घोल बादल जैसा दिखता है। जब हम साबुन को घोलते हैं ना, तो आप देखते होगे व्हाइट कलर के बादल की तरह स्ट्रक्चर बन जाता है। ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि जो साबुन के मिशेल होते हैं ना, वो प्रकाश को प्रकटित होते हैं, वो बिखेर सकते हैं रंगों को। तो ज़्यादातर सफ़ेद वाला कलर ऊपर आ जाता है, जिसके कारण साबुन का जो घोल है वो बादल जैसा दिखता है। ठीक है, तो ये पूरा था मिशेल का स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे है, ये पूरा स्ट्रक्चर दिखाया गया, साबुन है। फिर साबुन में ये अलग अलग कण अलग अलग हो रहे हैं। तो जो ये डीप वाला पॉइंट है ना, इसको कर रहा है जल रागी, जो जल से अभिक्रिया करता है। और ये पूंछ वाला हिस्सा जो है वो जल विरागी है, जो कि ऑयल के साथ या फिर मैल के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, और इस तरह देखो मिसल तैयार कर लेता है, ये वाला स्ट्रक्चर मिसल तैयार करता है, और यही मिसल क्या करता है, ये मैल को अलग कर देता है हमारे जल से। ठीक, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है क्रियाकलाप 4.11, कह रहा है कि अलग अलग परखनली में 10-10 ml आशुत जल लो। आशुत जल क्या होता है? वर्षा का जल भी ले सकते हैं, उसको आशुत जल कहते हैं, जो स्वच्छ जल होता है। कठोर जल हैंडपंप या फिर कुएं का जल लीजिए। मतलब एक में आशुत जल लीजिए और एक में कुएं या फिर हैंडपंप का जल लीजिए। दोनों में साबुन के घोल की कुछ बूंदें मिलाइए। दोनों परखनलियों को एक समय तक हिलाइए और उससे बनने वाले झाग पर ध्यान दीजिए। किस परखनली में अधिक झाग बनता है? किस परखनली में श्वेत दही जैसा अवक्षेपण मिलता है? शिक्षक के लिए निर्देश है, यदि आपके आसपास कठोर जल उपलब्ध नहीं है तो साधारण जल में हाइड्रोकार्बन या फिर सल्फेट या फिर मैग्नीशियम कैल्शियम के क्लोराइड का घोल बनाकर आप कठोर जल तैयार कर सकते हैं। तो खैर ये वाला पोर्शन हमको नहीं ध्यान देना है, हमें ये ध्यान देना है कि आशुद्ध जल और कठोर जल, इसमें साबुन के घोल मिला के इसका अवलोकन करना है कि क्या क्या चीज़ें घटित होती हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे रखा है। कह रहा है पहले आशुद्ध जल के साथ ले लेते हैं, यानी वर्षा का जल। कह रहा है कि आशुद्ध जल में जब हम साबुन मिलाते हैं और उसको हिलाते हैं तो अधिक मात्रा में झाग बनता है। कारण क्या है? कारण यह है कि जो आशुद्ध जल होता है उसमें कई खनिज मिले होते हैं, जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये आयन नहीं होते हैं, सॉरी, इसमें खनिज के आयंस नहीं होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वर्षा का जल बहुत शुद्ध माना जाता है, इसलिए साबुन पूरी तरीके से झाग बनाने में सक्षम होता है। ठीक है, कठोर जल जब होता है तो इसमें जब साबुन को हम मिलाते हैं तो झाग कम बनता है तथा श्वेत दही जैसा पदार्थ प्राप्त होता है साबुन का, जिसको हम स्कम कहते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि जो कठोर जल होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं, जो साबुन के साथ प्रतिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ, जिसको हम स्कम भी कहते हैं, वो बनाता है, और यही स्कम झाग बनने से रोकता है। ठीक है, यही कारण है कि जब हमारा शरीर बहुत ज़्यादा मैला होता है और साबुन लगाते हैं हम तो झाग पैदा नहीं होता है, लेकिन जब दूसरी बार हम साबुन लगाते हैं तो वो झाग ज़्यादा पैदा करने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो शरीर पे जो जल गिरता है वो आशुद्ध की तरह बिहेव करता है, लेकिन जो पहले होता है वो कठोर जल की तरह बिहेव करता है। चलो, तो इसका निष्कर्षण आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं अगले क्रियाकलाप पे। क्रियाकलाप 4.12 कह रहा है कि 2 परखनली अलग अलग लो, उसमें 10-10 ml कठोर जल डालिए। कह रहा है कि एक में साबुन के घोल की 5 बूंदें और दूसरे में अपमार्जक के घोल की 5 बूंदें डालिए। अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट वगैरह आप ले सकते हो। दोनों परखनलियों को एक ही समय तक हिलाइए। क्या दोनों में झाग की मात्रा समान है? किस परखनली में दही जैसा कठोर पदार्थ बनता है, बताइए। इसकी क्रियाकलाप को हमने यहाँ रखा है। पहली परखनली में हमने साबुन के साथ कठोर जल रखा है और दूसरे में अपमार्जक के साथ कठोर जल रखा है। तो देखो, जब साबुन के घोल को जब मिलाया जाता है और परखनली को जब हम हिलाते हैं तो झाग कम बनता है और श्वेत दही जैसा कठोर पदार्थ बनता है। क्यों? क्योंकि अभी तो ऊपर हमने डिस्कस किया, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस बनना शुरू हो जाते हैं और वो आयंस स्कम बनाते हैं, जिसके कारण वो झाग पैदा नहीं होने देता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर अपमार्जक या फिर अपमार्जक को अगर कठोर जल के साथ मिलाया जाता है और परखनली को हिलाते हैं तो इसमें झाग बनता है और दही जैसा कोई कठोर पदार्थ नहीं बनता। ऐसा
क्यों होता है? क्योंकि अपमार्जक होता है वो सिंथेटिक पदार्थ होते हैं जो कठोर जल के कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते, इसलिए झाग बनता है। चूंकि प्रतिक्रिया ही नहीं करेगा तो हमारा स्कम बनेगा ही नहीं। हमारा जब स्कम नहीं बनेगा तो झाग आसानी से देगा। ठीक है, तो ये था हमारा दोनों का रीज़न। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि क्या आपने कभी स्नान करते समय अनुभव किया है कि झाग मुश्किल से बन रहा है तथा जल से शरीर धो लेने के बाद कुछ अघुलनशील पदार्थ स्कम जमा रहता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों से अभिक्रिया करता है। ये मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया है। ऐसे में आपको अधिक मात्रा में साबुन का उपयोग करना पड़ता है। एक अन्य प्रकार के यौगिक यानी कि अपमार्जक का उपयोग कर इस समस्या से निपटाया जा सकता है। अपमार्जक सामान्यतः लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण तथा लंबी कार्बन श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं। तो यहाँ ध्यान देना है, हेडिंग डालना है अपमार्जक, अपमार्जक के बारे में लिखना है। अपमार्जक क्या होता है? तो अपमार्जक जो होते हैं वो सामान्यतः लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण या फिर लंबी श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं जो क्लोराइड या ब्रोमाइड, ये ब्रोमाइड है, ब्रोमाइड आयनों के साथ बनते हैं। तो क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड आयन के साथ सल्फोनिक बने होते हैं। इन यौगिकों का अवेशित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाता है। ध्यान देना है कि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं, जबकि साबुन हमारा बनाना शुरू कर देता है। इस प्रकार से कठोर जल में भी प्रभावी बने रहते हैं। सामान्यतः अपमार्जकों का उपयोग शैम्पू एवं कपड़े धोने वाले उत्पाद में होता है। ठीक है, जो सर्फ बनाते हैं या शैम्पू बनाते हैं उसमें किसका इस्तेमाल होता है? अपमार्जकों का इस्तेमाल होता है। तो ये चीज़ें आपको डिटेल में याद रखनी है, नोट पॉइंट करके आप इसको नोट कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं? तो बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि कठोर जल में भी वो क्या देता है? झाग देना शुरू कर देता है। ठीक है, लेकिन है अथवा नहीं इसके बारे में पूरी तरीके से नहीं बता सकते, तो उसको मैंने यहाँ डिटेल में क्वेश्चन के रूप में दिखाया था। हाँ यहाँ है, देखो कह रहा है कि डिटर्जेंट कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयनों के प्रति निष्क्रिय होते हैं और झाग अधिक बना सकते हैं। इसके विपरीत साबुन अगर कठोर जल से स्कम बनाता है जिससे झाग नहीं बनता। ठीक है, साबुन जो है वो स्कम बनाता है जिससे झाग नहीं बनता। तो साबुन और अपमार्जक को हम अलग अलग बता सकते हैं कि कौन सा कठोर जल में रिएक्शन कर रहा है, कौन सा कठोर जल में रिएक्शन नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या था? दूसरा प्रश्न है, लोग विभिन्न प्रकार के कपड़े धोते हैं। सामान्यतः साबुन लगाने के बाद लोग कपड़े को पत्थर पर पटकते हैं, जैसे धोबी वगैरह पत्थर पे पटकता है ना, फिर डंडी से भी पीटता है, ब्रश से रगड़ते हैं या फिर वॉशिंग मशीन में कपड़े रगड़े जाते हैं। कपड़ा साफ करने के लिए उन्हें रगड़ने की आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करना है। देखो यहाँ पे है, पहला गंदगी हटाने के लिए कह रहा है कि गंदगी जैसे मिट्टी, तेल और पसीना कपड़े के रेशों में फंसी होती है। साबुन या डिटर्जेंट गंदगी को ढीला करता है, लेकिन रगड़ाई से पूरी तरीके से ये निकलने में मदद होता है। ठीक है, ढीला हो जाएगा, जब रगड़ेंगे तो वो बाहर निकल जाएगा। फिर माइक्रोस्कोपिक कण हटाना, कह रहा है कि साबुन या डिटर्जेंट गंदगी को तोड़ देता है और रगड़ने से वे कपड़ों से अलग होकर पानी में घुल जाते हैं। फिर तेल और चिकनाई को हटाना, तेल और चिकनाई दाग साबुन रगड़ाई के बिना नहीं हटते, इसलिए इसको रगड़ने की ज़रूरत पड़ती है। किन किन उपकरणों का प्रयोग करते हैं? तो भैया पत्थर पे पटक सकते हैं, ब्रश से रगड़ सकते हैं या फिर वॉशिंग मशीन में डाल सकते हैं। ठीक है, इसका वैज्ञानिक तथ्य यानी कि इसके पीछे साइंस क्या है वो कह रहा है कि कपड़ों पर गंदगी और साबुन के अणु आपस में मिल जाते हैं और रगड़ाई से सतह घर्षण पैदा करती है, जिससे गंदगी प्रभावी रूप से हटाई जा सकती है। इसीलिए हम क्या करते हैं? उसको रगड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो खैर इन सभी प्रश्नों का हमने यहाँ उत्तर दे दिया है।